नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। आज की हमारी वीडियो है हिंदी भाषा की। हिंदी पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस को हमने लिया है और ऐसे प्रश्न लिए हैं जिनको आप अटेम्प्ट करने से बचते हैं या फिर जिनको आप गलत करते हैं, जिसकी वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई होना या उसमें अच्छे मार्क्स लाना काफी टफ हो जाता है। इसीलिए उन टफ प्रश्नों को यानी हार्ड प्रश्नों को हम करने वाले हैं, जिसमें हमने शामिल किया है अविकथन कारण यानी असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एग्जाम देने से पहले जितने भी लोग हैं, चाहे पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, स्पेशली जो पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो साबित होने वाली है। सीटेट को पास कराने वाली वीडियो है। जुलाई 2024 से लेके 2011 तक के सीटेट के पीवाईक्यू पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अविकथन ए है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं पर अधिक प्रयोग करता है, क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। अब इसमें देखिए अविकथन ए है, अब इसका रीजन ढूंढ रहा है। रीजन तर्क कह रहे हैं उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। पहली बात तो जो उन्होंने अविकथन बोला वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो प्रारंभ में संज्ञा की अपेक्षा यानी क्रियाओं पे ज्यादा केंद्रित होता है, यानी गतिविधियों को देखकर यानी आसपास जो कार्य हो रहे हैं उन पे उसका ज्यादा केंद्रण होता है। इसकी वजह से उसके संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियम इसी वजह से वो उनकी अनदेखी करता है। दूसरा क्या है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वोकैब उनकी इतनी ज्यादा होती नहीं है उस समय। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो अविकथन है ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अविकथन ए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है तर्क है इसका, समालोचनात्मक चिंतन पठन और कौशल का उपकौशल है। ये इसमें पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये सेंटेंस यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उपकौशल इन्होंने बताए हैं किसके, पठन और लेखन के, लेकिन पठन और लेखन के जो उपकौशल हैं वो ये नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं एक बार मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। उसके अंदर आती है व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान, स्पष्टीकरण और आत्म लियमन, ये आते हैं इसके अंतर्गत। 6 उपकौशल हैं, इनमें समालोचनात्मक चिंतन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो गया। क्योंकि ये गलत हो गया तो इसका सही आंसर हो गया पहला, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में कार्य करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस स्थिति को या इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ये आपकी गतिविधि क्या है, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। यानी आपको कुछ शब्द दे दिए हैं, जैसे परिवार से रिलेटेड शब्द या वाक्य पता लगाइए, संबंध से रिलेटेड, ऐसे ही भावनाओं से रिलेटेड। 3 अलग अलग टॉपिक दे दिए हैं। अब चूंकि टॉपिक दे दिए तो सिंपल सी बात है, इसमें ये क्या चीज होगी, सारी थीम हो गई। यानी परिवार थीम के बारे में लिखिए, संबंध थीम के बारे में, भावनाएं। आप यहीं से ऑप्शन पिक कर सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन ही सही है, थीम आधारित शब्दावली है। शब्द समूह है नहीं, ये समूह शब्दावली भी नहीं है और शब्द जाल भी नहीं है। तो सही आंसर पहला ही हो गया, थीम आधारित शब्दावली। प्रश्न नंबर 4 है, कोझ कोड के विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। अब इसमें देखिए इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मलयालम के 2 प्रकार हैं, ये नहीं कह सकते। मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक भाषा। देखो समुदाय जहां पे आ जाएगा वहां पे सामाजिक ताना बाना शुरू हो जाता है, यानी समुदाय किससे रिलेटेड हो जाता है, फिर सामाजिक बोलियों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। मलयालम की ये सामाजिक बोली है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय में उसी मलयालम को कोई और बोल रहा है, लेकिन दूसरा समुदाय उसी को किसी और तरीके से बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक का एक पाठ सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण इस पाठ सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। इसमें देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे कुछ भी इस तरह का विरोधाभास हो सेंटेंस में या कुछ भी उसमें समालोचना करनी हो उसमें, तो उसमें समालोचनात्मक साक्षरता कौशल ही आएगा। ये इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ना तो शिक्षण शास्त्र आता है, ना भाषा विकास, ना आएगा भाषा कौशल। फिर आप मतलब भाषा का पेपर ये समझ के भाषा विकास या भाषा कौशल को पिक ना करें। इस चीज का ध्यान रखें हमेशा, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। प्रश्न नंबर 6 है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है,
दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, यानी पहली जोड़ीदार एक वाक्य पढ़ेगी, दूसरी वाली क्या करेगी, उसको डिकोड मतलब लिखेगी, सॉरी, और दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य ऐसी इधर से इधर होगा, दूसरी जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ेगी और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखेगी। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं और बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे एक तो काम बहुत सिंपल हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, तो जो बोल के लिखा जाता है उसको बोलते हैं श्रुतलेख। तो श्रुतलेख तो होगा ही होगा। अब कौन सा वाला, वाक्य श्रुतलेख होगा या पारस्परिक श्रुतलेख? तो देखो एक बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, दूसरा बोल रहा है, वो बोल रहा है, यानी आपस में पारस्परिक हो रहा है, यानी तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक श्रुतलेख। प्रश्न नंबर 7 है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। त्रिभाषा सूत्र आपकी नई शिक्षा नीति 2020 इसके अंतर्गत दिया गया है। तो मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, बिल्कुल सही है। मातृभाषा हो, चाहे घर की भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, हमारा मेन उद्देश्य ये है उसमें कि हम उसको प्रथम भाषा के रूप में यूज करें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या सही नहीं है कभी आ जाए तो आप ऐसे ऑप्शंस को भी पिक कर सकें। अंग्रेजी, हिंदी, घर की भाषा, स्थानीय भाषा, भाषा, इसमें अंग्रेजी का या हिंदी का ऐसा जिक्र नहीं है। मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, सीधे सीधे मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो इसमें सिर्फ क्या है, आपकी मातृभाषा है, घर की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 8 है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए, यानी रेमेडियल टीचिंग जो हम लोग कराते हैं वो किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है कि ये सिर्फ शिक्षार्थियों के लिए है क्या? पहले तो ये चीज दिमाग में रख लो कि उपचारात्मक शिक्षण क्या केवल शिक्षार्थी के लिए है या दोनों के लिए है? यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखो हमेशा। शिक्षार्थियों के लिए इस वजह से है कि उसकी कहाँ कमियां हो रही हैं, और शिक्षक का ये दायित्व है कि वो जिस प्रणाली से पढ़ा रहा है या जिस तरीके से पढ़ा रहा है, जो विधियां यूज कर रहा है, उनमें कहीं कमी है जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर 3 को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे। उन विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार करने की जरूरत है, यानी आपको टैक्टिक्स बदलनी पड़ेगी। अगर एक तरह से बच्चा नहीं सीख रहा है तो दूसरी तरह से सिखाना पड़ेगा, और जो बच्चा सीख रहा है उसे भी अपने सीखने का पैटर्न बदलना पड़ेगा साथ ही साथ। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? देखो ऐसी विधि है, 4 विद्यार्थी हैं, सीधी सी बात समझ लीजिए। किस तरह का अधिगम है? सहयोगात्मक अधिगम हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो रहा है और सुधार किस में हो रहा है? पठन बोध में। अब ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। पहला है व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो सीधे ट्रांसलेशन वाली विधि है, इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, दूसरा क्या आपका? पारस्परिक शिक्षण। अब इसमें आप देखिए, पारस्परिक शिक्षण का मतलब यही है कि हम जो है विभिन्न समूह बनाएं, जिसमें आपस में जब संवाद हो तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की बीच की, या इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो उस तरह से जब शिक्षण होता है तो उसको पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में एक कहानी समूह में सुनाएं। ऐसा अक्सर लोग करते हैं कक्षाओं में। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। परभाषा व्यवहार, जिसको कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, एक भाषा है और एक दूसरी भाषा है, 2 भाषाएं हैं, यानी एक उसकी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा है, और दूसरी भाषा है कक्षा वाली, जो आपकी कक्षा में चल रही है। उस कक्षा वाली भाषा या किताबों वाले कंटेंट को वो क्या कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसी को वापस इसमें भी कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रांसलैंग्वेजिंग, यानी परभाषा व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया इसका। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसके कारण हमारे लिए सबसे पहला ये दायित्व ये है कि उनकी अलग अलग पोर्टफोलियो बना लीजिए, उनकी प्रोफाइल अलग बना लीजिए। दूसरा है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है। बात भी बिल्कुल सही है, बहुभाषावादी जो कक्षाएं होती है उनसे क्या होती है, कक्षा में विविधता आती है। ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए व्यक्तिपरक अधिगम की बात की गई, यहाँ पे भाषाओं की बात की गई, तो ये इनमें आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, यानी कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये इसका तर्क नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है?
संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। संकेत भाषा यहाँ पे जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, जिसको हम लोग एक तरह से बोल नहीं सकते, इशारों के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। संकेत भाषा, प्राकृतिक भाषा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग बहुत सारे संकेतों के माध्यम से भी काम करते हैं, वर्बल नॉर्मल दोनों तरह से। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 3। और चौथा है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इसमें हमें यहाँ पे सही नहीं विकल्प चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये कथन सही है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है, अपने हाथों और को हिलाता डुलाता है और इसी तरह से सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। प्रश्न नंबर 13 है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस तरह के प्रश्न आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, लेकिन इनमें क्या है, शुरू से आपको कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। सबसे पहले पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई गई, ये उसकी यात्रा हो गई, सिंपल सी बात है। मातृभाषा उसकी पंजाबी थी, इसलिए वो पंजाबी जानती है। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, पड़ोसियों की मदद से तमिल, 3 भाषाएं हो गई। सबसे पहले मातृभाषा पंजाबी हो गई, विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी और पड़ोसी की सहायता से तमिल। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी भाषा अर्जन के अंतर्गत आई, कौन सी अधिगम की। पहली बता रहा हूं, भाषा अर्जन वह है जो स्वाभाविक रूप से होता है, अनौपचारिक होता है। भाषा अधिगम वह है जो औपचारिक रूप से सीखा जाता है किसी न किसी विद्यालय संस्थान के माध्यम से। तो इसमें ऑप्शन पहला जो दे रखा है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है। देखिए, इसके लिए वो कोई स्कूल नहीं जा रही, ये बात बिल्कुल सही है। तमिल उसने किससे सीखी? पड़ोसियों से, अपने समाज से, समुदाय से। पंजाबी किससे सीखी है? वो मातृभाषा ही हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप क्या है? और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा, बिल्कुल, अंग्रेजी भाषा को वो कहाँ सीख रही है? द्वितीय भाषा के रूप में विद्यालय में सीख रही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें यह प्रश्न किस प्रारूप का यानी किस टाइपोलॉजी का प्रश्न है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ये आपका जो है अलग से बनाया हुआ प्रश्न है एक तरह से। अब इसमें देखा, अभिव्यक्ति परक प्रश्न तो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हो गया, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। कैसा प्रश्न है? एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ सामग्री के 5 वाक्य को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है। वे पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? इसमें देखो, सिंपल सी बात है, वो 2 बार कोई सेंटेंस बोल रही है और आपके लिए 4-4 के समूह बना दिए और जो भी पाठ सामग्री है उसको आपको क्या करना है? पुनर्लेखन करना है। एकदम मूल जैसा ना हो, थोड़ा अलग हो, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद श्रुतलेख। प्रश्न नंबर 16 है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं वाला आपको चुनना है। पहला है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो ये तो कहीं नहीं लिखा है, तो पहला ऑप्शन यहीं पे यही सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसलिए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन है, सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन हमें करना है। ये भी तीनों बातें ठीक है, पहली गलत थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही है चुनना है। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की शिक्षा से शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। ये ऑप्शन पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, सभी बच्चे अपने विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम। ये अंग्रेजी माध्यम जहाँ पे लिख दिया तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अंग्रेजी माध्यम से शुरू हो। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। ये भी ऐसा कहीं नहीं है। तीसरा है, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राजभाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं शुरू करते हैं। ये भी नहीं है। दोनों ऑप्शन, ये तीनों गलत हो गए, चौथा ही सही होना है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखने हैं, तभी तो त्रिभाषा हुई। पहली भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा या घर की भाषा?
बाकी की 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं और हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास करता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? मौखिक और अमौखिक भाषा किससे आती है? आदत निर्माण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर देखिए चौथा सही होगा, व्यवहारवादी। क्योंकि व्यवहारवादी जो लोग हैं या शिक्षा में व्यवहारवाद इस बात पे केंद्रित होता है कि लोग पर्यावरण के साथ अपनी अंतःक्रियाओं के माध्यम से कैसे सीखते हैं, यानी जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, अधिगम के लिए क्या कर रही है? यानी एक तरह से वो रियल चीजें ला रही है कक्षा में बच्चों को जो भी कंटेंट है या जो भी प्रकरण है उससे जोड़ने के लिए। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, वह चाहती कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे, नहीं ये तो इसका रीजन नहीं है। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लानी चाहती है, इससे भी बेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये ध्यान रखिए, जो भी समाचार पत्र हैं, रेल यात्रा टिकट है, इस तरह की जो चीजें वो प्रामाणिक सामग्री कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गया। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सिखाना का प्रयास कर रही है, ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 20 एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, पहले ज्ञान के प्रत्यय स्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, पहली बात होगी। दूसरी ये बोल रहे हैं, पहले ज्ञान के प्रत्यय स्मरण से विद्यार्थियों को जानी हुई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ा सही आप पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत। अब जैसे पहले के ज्ञान के प्रत्यय स्मरण के लिए विद्या संकेत देना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जो है याद आ जाएगी वो चीज़, तो वो बता देंगे आसानी से। पहले के ज्ञान के, अब इसमें भी यही सेंटेंस देखो यूज किया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यय स्मरण में विद्यार्थियों को जानी हुई भाषा से नई भाषा में संबद्धता यानी कनेक्शन बनाने में आसानी होती है। अब सीधी सी बात इस समझिए, इस तरह के प्रश्नों में देखो, अगर ये प्रश्न, अगर जो अभिकथन है वो अलग है और तर्क अलग है, तो आपको सीधा सा आंसर ये हो सकता है ए आर दोनों सही है या ए आर की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस इसमें रिपीट हुआ है, यानी जो वाले वाक्य इसमें या शब्द है, कोई जो कीवर्ड है वो इसमें मतलब रिपीट हो गया है, तो समझ जाइए कि या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, तो दोनों सही है तो दोनों की व्याख्या भी सही होगी, या फिर एक इनमें से गलत होगा। अगर पहला वाला सही है तो दूसरा वाला गलत होगा, दूसरा वाला सही पहला गलत होगा, तो इसमें ये चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑप्शन सही होने के। तो इसमें 20 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी है और सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने कई बार वीडियो में जो प्रश्न आए हैं इस तरह के उन्हें बता चुका हूं। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, ये गलत है। यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर पहला ही हो गया, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 22 है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य दिए गए किस विधा से मेल खाता है? देखिए यहाँ पे किस तरह का दिखा रहे हैं, ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंध और संप्रेषण की बात की जाए तो संप्रेषण का सबसे बेस्ट जो माध्यम है, प्राचीन काल से भी रहा है, अब भी चल रहा है, चाहे वो जीमेल के थ्रू हो, वो है पत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, पत्र। प्रश्न नंबर 23 है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र दिखाने के लिए कहा और कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात उन्होंने 4 वाद्य यंत्र दिखाए, अब आपस में चर्चा करना है कि इनको इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से बच्चे क्या करेंगे, इन चीज़ों की एनालाइज करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। और जहाँ पे एनालिसिस है उसका मतलब होता है विश्लेषण करना हिंदी में। तो 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि अनुकूलन ये होगा नहीं, आत्मसातीकरण ये भी नहीं होगा, भाषा समाजीकरण ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, क्योंकि समुदाय है यहाँ पे, अंतर सामाजिक यानी एक तरह से अंतःक्रिया हो ही रही है, मित्रता संबंध ये सारे किसके अंदर आते हैं, समाज के अंदर। और चूंकि किस चीज़ का यहाँ पे बात हो गई है तो भाषा की बात हो रही है, तो भाषा समाजीकरण, इस तरह से भी आप ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। सांस्कृतिकरण ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 25 है, कक्षा 8 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में यानी असाइनमेंट के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा और कहा ये कार्य
कहा यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा, यानी कौन सी क्वालिटी के लिए। अब इसमें देखिए क्या बनवा रही है, वो लीफलेट बनवा रही है, किससे संबंधित है, ऊर्जा बचत से संबंधित है। तो एक तो सबसे पहली बात है ये पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक चीज करा रही। दूसरी एक ऑर्डर भी कर रही है, ऑर्डर मतलब कि ऐसा बना के लाइए आप लीफलेट। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो गया। इसका सकारात्मक आदेश सूचक प्रश्न स्वरूप तुलनात्मक या भूतकाल इससे रिलेटेड नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी पढ़ने से पहले की कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए उसको समर्थित कौन कर रहा है। पहला है शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने के लिए कहना। सारांशीकरण हमेशा, सारांशीकरण बाद में होता है चैप्टर के एंड में, तो यहाँ पे ये तो हो गया गलत। अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उसमें उसके बारे में बच्चों से अनुमान लगवाया जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही हो गया। बाकी व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण ये तो आप पढ़ाते समय ही कर पाएंगे, और भावानुवाद संबंधी कार्य का ये भी अब आपके पढ़ाते समय भी हो सकता है, यानी पठन के टाइम ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये एंड में होगी पठन के, बाकी ये उससे पहले की है गतिविधि। प्रश्न नंबर 27 है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। याद रखिए फर्स्ट भाषा भोजपुरी। तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता, अब वह अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है। यानी यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हमेशा याद रखिए, एक तो जैसे उसने एक लैंग्वेज थी उसके पास, वो दूसरी लैंग्वेज जब उसने सीखी तो ये वाली क्या हो गया, भूल गया, ये वाली भूल गया इसको, या फिर इसको उसने बोलना छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव बात ये हो गई कि उसने 2 भाषाएं तो सीखी लेकिन वो पहली वाली भूल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ से सही हो जाएगा, ऋणात्मक द्विभाषावाद। बाकी कोड मिक्सिंग क्या होती है आपको बता दें, जब एक लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं और उसी के बीच में आप दूसरे लैंग्वेज के एलिमेंट भी यूज करते जाएं तो ये क्या होगी, कोड मिक्सिंग। 2 L1 L2 2 लैंग्वेज हैं जिनके तत्व आपस में जब आप मिक्स करके बोलने लग जाएं तो उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग क्या है, कोड स्विचिंग ये है कि 2 लैंग्वेज के बीच में स्विच करना, यानी पहले आप L1 बोल रहे थे अब आप L2 बोल लीजिए। आप फर्क समझिए कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का, बात लगभग एक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भाषाएं मिक्स हो रही हैं, यानी L1 के साथ L2 मिक्स हो रही है। यहाँ पे या तो L1 बोल रहा है कोड स्विचिंग में या L2 बोल रहा है, यानी पहले या तो लैंग्वेज 1 बोल रहा है लैंग्वेज 2 बोल रहा है। बाकी द्विभाषावाद ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका मैंने बता दिया दूसरा ही है। प्रश्न नंबर 28 है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कौन सी विधि में, ये याद रखना है। प्रथम भाषा इंपॉर्टेंट किस में है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि में, इसमें प्रथम भाषा का रोल नहीं होता है। व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो मेथड है वो हमेशा आपका मातृभाषा या जो भी आपकी लैंग्वेज है प्रथम भाषा, उससे ही दूसरी भाषा को हम लोग सीखते हैं, पहली भाषा से दूसरी भाषा ट्रांसलेशन के थ्रू। कार्य आधारित अधिगम प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में तो आपको कई बार बता चुका हूं, इसमें मातृभाषा या प्रथम भाषा का कोई यूज नहीं होता, हम डायरेक्ट वही लैंग्वेज सीख लेते हैं जो हमें सीखनी है। प्रश्न नंबर 29 है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। सही आपको कथन चुनना है। प्रदर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु मदद करना, पहली बात हो गई। दूसरी है पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दिखाना। देखो सहानुभूति का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, ये भी नहीं। अतिरिक्त ध्यान देना, ये अतिरिक्त ये सब कुछ नहीं देना, हमें क्या करना, उनकी मदद करनी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रदर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, जब एकल भाषी वक्ता यानी जो एक तरह की भाषा बोलता हो एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक रूप से अनौपचारिक स्थिति में आ जाते हैं, यानी औपचारिक बोल रहे थे और उसी में क्या हो गया, अनौपचारिक स्थिति में आ गए, तो वह किस में संलग्न है। कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग जिसको कहते हैं, कोड परिवर्तन, बोलियां या सामाजिक भाषा विज्ञान। तो देखिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर